हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नए टॉपिक को। तो हमारे पास टॉपिक है दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। देखिए हमारे पास ये एक्सिस है। सपोज करें हमारे पास ये एक वक्र है y इक्वल टू f1x, इसको आप कंसिडर कर लेते हैं। और ये हमारे पास दूसरा वक्र है, इसको आप y इक्वल टू f2x कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, अगर ये दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको पता चल जाए और अगर आप इसे परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, इसे आप परपेंडिकुलर डाल दें और ये पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू a है और ये पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल टू b है और ये दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आप निकाल रहे हैं और ये पहले वक्र को अगर हम यहाँ से y1 कहें और दूसरे वक्र को हम यहाँ पर क्या कहें, y2 कहें। ओके, यहाँ पर देखिए जो पहला वक्र है अगर हम इसको y1 कहते हैं और ये जो दूसरा वक्र है इसको हम y2 कहते हैं। और लिमिट हमारे पास क्या है, x टेंड्स टू a टू b। तो x टेंड्स टू a टू b जब आप करें तो ये हमारे पास जो वक्र मिलेगा y1, ठीक है। और फिर इसके बाद में लिमिट a टेंड्स टू b करेंगे तो ये जो वक्र हमारे पास मिलेगा y2। तो जब आप इस y1 वक्र से जब आप इस y2 वक्र को जब आप माइनस कर देंगे तो ये दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अगर एक वक्र है y इज इक्वल टू हमारे पास है f1x एंड y इज इक्वल टू दूसरा हमारे पास क्या है f2x है। तो ये आपके पास अगर वक्र गिवन है तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आएगा हमारे पास वो वैल्यू क्या निकल करके आएगी, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो हमारे पास निकल करके आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और यहाँ से क्या हो जाएगा y1 और माइनस का y2। देखिए लिमिट दोनों में सेम है तो ये y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू b। y1 की बात करें तो y1 हमारे पास जो वक्र यहाँ से गिवन है वो आपके पास f1x है और ये हो जाएगा माइनस का f2x और dx हो जाएगा। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास एक्स एक्सिस पर होता है। एक्स एक्सिस पर अगर हमारे पास कोई लिमिट मिल रही है तो वो हमारे पास जाएगा x1 माइनस x2 dy हो जाएगा। तो x1 माइनस x2 करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू को निकाल करके हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जिस तरीके के हमारे पास क्वेश्चन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए वक्र इस टाइप से आपके पास गिवन है, तो ये कोई वक्र हमारे पास है। अब यहाँ पर देखिए ये जो वक्र हमारे पास गिवन है, सपोज दैट x इज इक्वल टू f1y है और ये जो वक्र हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू f2y हमारे पास गिवन है। तो आप दो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल फाइंड आउट कर रहे हैं और अगर आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कर लें और इस पर आप परपेंडिकुलर डाल लें तो सपोज करें अगर ये जो वैल्यू हमारे पास मिल रही है y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d हमारे पास है। देखिए y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d पर अगर हम बात करें तो ये वैल्यू अगर हम कहें x1 है और ये वैल्यू अगर हम कहें x2 है। तो देखिए c टू d से अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं, x1 वाला एरिया निकालते हैं, फिर इसके बाद में c टू d से ये वाला एरिया निकालें तो इसमें जो वक्र पड़ रहा है वो x2 पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, अगर सपोज करें हमारे पास ये जो फंक्शन हमारे पास है x इज इक्वल टू f1y एंड दूसरे फंक्शन की बात करें तो x इज इक्वल टू f2y हमारे पास है। तो जब आप इसको यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर हम वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें तो लिमिट हमारे पास क्या हो रही है, x में वैल्यू मिल रही है। तो वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ से वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ c टू d और ये हो जाएगा x1 माइनस का x2 dy। और यहाँ से अगर हम x1 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो x1 का मान हमारे पास होगा, ये जो x1 निकल कर के आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, f1y आ रहा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी f1y और माइनस का हो जाएगा f2y और ये वैल्यू हो जाएगी dy। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो एक्सरसाइज 8b है। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं के समीकरण y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू 4 है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करेंगे। पहले हम त्रिभुज के शीर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं के समीकरण। तो भुजाओं के समीकरण हमारे पास है, देखिए भुजाओं के समीकरण की बात करें तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 2x प्लस 1 और फिर हमारे पास है y इज इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 1 और फिर हमारे पास है x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट इक्वेशंस है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशंस है। तो चलिए यहाँ पर एक हम रफली फिगर को ड्रा करेंगे। देखिए हमारे पास रफली फिगर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास, ये सेकंड आपके पास इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है आपके पास और ये हमारे पास a है, ये b है और ये c है। तो फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, a वैल्यू हमारे पास आएगी।
तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करें तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, चलिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं, y हमारे पास इक्वल कर देंगे। तो 2x + 1 इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 3x + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास निकल कर आ रही है x = 0। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ रही है। अभी हम देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसको पुट करेंगे तो समीकरण फर्स्ट से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी y = ये हो जाएगा 0 + 1, दैट विल बी इक्वल टू y = 1। तो देखिए जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास निकल रहा है, ठीक है, जो प्रतिच्छेद बिंदु निकल रहा है फर्स्ट और सेकंड का, उसको हमने a कंसिडर कर लिया और वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, 1। अभी यहाँ पे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो समीकरण सेकंड व थर्ड से, तो समीकरण सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, x = 4 है और फिर हमारे पास क्या है, x = यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस का 1, तो हमारे पास क्या होगा, 4 × 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 13, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ से जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास मिलेगा वो मिलेगा 4, 13, ठीक है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 4, 13 मिल जाएगा। तो ये देखिए सेकंड नंबर्स की बात करें तो सेकंड थर्ड हमारे पास क्या है, आपके पास बी कोऑर्डिनेट था, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी बी कोऑर्डिनेट की। तो बी कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 4, 13, ठीक है। अब यहाँ पर हम सी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो सी कोऑर्डिनेट में हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को जब आप लेंगे तो समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जब आप लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है, x = 4 है तो y = हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 2 × 4 + 1, तो 4 दूना 8, 1 9 हो गया हमारे पास। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से हमारे पास निकल करके आया। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से हमारे पास क्या है, फर्स्ट और सेकंड का, ये हमारे पास फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड का हमारे पास सी कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से सी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 4, 9। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के शीर्ष के हमारे पास 3 बिंदु निकल करके आ रहे हैं। ए कोऑर्डिनेट जो हमारे पास निकल करके आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 0, 1 और फिर हमारे पास जो बी कोऑर्डिनेट निकल करके आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 4, 13, ठीक है। फिर सी कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल करके आ रहा है वो हमारे पास है 4, 9। अब आप इसको हम फिगर को ड्रा करेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि आपके पास त्रिभुज किस तरीके से बन रहा है। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हमारे पास इस तरीके से गिवन है, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y डैश है, ये हमारे पास x डैश है, ये x है और ये हमारे पास ओरिजिन है। चलिए 0, 1 की बात करते हैं। तो x पे 0, y पे 1, यानी ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, a कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये हो जाएगा 0, 1। इसके बाद में हम बात करते हैं 4, 13 की। तो 4, 13 x पे 4 हो जाएगा, y पे 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, 13, ठीक है। तो ये देखिए 4, 13 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 4, 13 और इसको b कंसिडर किया है तो ये हो जाएगा 4, 13। इसके बाद में कह रहा है 4, 9, तो वैल्यू जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4, 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी कोऑर्डिनेट हो गया 4, 9। अब आप इसको मिला सकते हैं। ये बिंदु मिला दिया हमने और इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिला दिया और इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिला दिया। तो इस तरीके से आपका ये त्रिभुज बन करके तैयार हो गया। अब देखिए ये जो त्रिभुज हमारे पास बना हुआ है इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इससे परपेंडिकुलर डाल दिया और यहाँ से हमने इससे परपेंडिकुलर डाल दिया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से कई भाग निकल करके आ रहे हैं और आपको जो क्षेत्रफल फाइंड करना है वो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसको हम रेखांकित कर देते हैं, ये हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो देखिए हम अगर इस क्षेत्रफल को फाइंड करें तो अगर हम ABC हमने पास ये गिवन है और इसको अगर हम कहें ये देखिए ABC हमारे पास है और इसको अगर हम कहें D और ये कहें E, ठीक है। तो हमारे पास जो ABC का क्षेत्रफल निकल करके आएगा, अगर हम क्या करें कि इस क्षेत्रफल में से, ठीक है ना, ये पूरा जो क्षेत्रफल हमारे पास है, अगर हम बात करें EBCD ये क्षेत्रफल को ले और DCA ये दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये पूरा हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। उस क्षेत्रफल में जब आप माइनस कर देंगे ABE का क्षेत्रफल जब माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है इनकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो AC इक्वेशन है वो आपके पास है
इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो AC हमारे पास ये है और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 2x + 1, यानी ये जो इक्वेशन आएगी हमारे पास y इक्वल टू 2x + 1 है। इसके बाद इस इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 4 और ये इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 3x + 1। तो ये हमारे पास इन लाइन की इक्वेशंस हैं। तो देखिए अगर आप इस रिक्वायर्ड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए देखिए हमारे पास क्या पड़ रहा है, ये हमारे पास वैल्यू पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास जो वक्र पड़ रहा है वो हमारे पास ये पड़ रहा है और लिमिट हमारे पास देखिए कहाँ से हो रही है, यहाँ पर जो लिमिट हमारे पास आ रही है ये देखिए 9 पर हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है 0,9 और ये हमारे पास क्या है 0,13। तो पहले हम यहाँ पर ACD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज यहाँ पर जो आकृति बन रही है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ACD के क्षेत्रफल की बात करें तो ACD का क्षेत्रफल हमारे पास किस तरीके से हो रहा है, ये देखिए ACD में अगर हम बात करें तो ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है, 1 to 9 से वैरी कर रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 9 हो जाएगा और ये जो वैरी हमारे पास कर रही है वो हमारे पास y पे वैरी कर रही है। तो y की लिमिट आप जब ले रहे हो तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी y - 1 डिवाइड बाई 2 और ये हो जाएगा dx। चलिए इसको हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1/2 बाहर हो गया हमारे पास, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, 1 का हो जाएगा 9, तो 1 का हो जाएगा y, इंटीग्रेशन लिमिट हमारे पास है 1 to 9, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 81/2 और माइनस का 9, फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे। जब आप लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे तो आएगी वैल्यू 1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 81/2 माइनस 9 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1/2 और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर देखिए, या फिर आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 9 दूना 18। तो 81 में जब 18 को आप जब घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 में से 8 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 7 में से जाएगा 6, तो वैल्यू आएगी 63/2। तो वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ से वैल्यू निकल कर क्या आ रही है 63/2 और माइनस का 1/2 में जब 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास -1/2, तो वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब देखिए 63 और 1 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64/2 हो जाएगा और 64/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 32, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हैं 64/4 हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 16 वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो क्षेत्रफल निकल कर के आ रहा है वो 16 वर्ग इकाई निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर हम इसको निकालने के बाद यहाँ पर आप ये जो क्षेत्रफल निकल कर के आ रहा है वो ACD का क्षेत्रफल निकल रहा है। अब हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे DCBE और इसमें जो हमारे पास लिमिट पड़ रही है वो 9 से 13 पड़ रही है और जो लिमिट हमारे पास पड़ रही है वो 4 पड़ रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे BCD का क्षेत्रफल। तो चलिए इस क्षेत्रफल को निकालते हैं, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके हम आगे करेंगे। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकालने वाले हैं किस तरीके से निकालने वाले हैं। ACD का क्षेत्रफल हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल निकालने वाले हैं वो DCBE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाग, कौन सा भाग, DCBE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारे पास जो इसकी लिमिट पड़ रही है 9 से 13 पड़ रही है। तो 9 से 13 की बात करें, लिमिट हमारे पास y की है। तो यहाँ पर जो आपके पास वक्र पड़ रहा है वो x = 4 पड़ रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हम लोग फार्मूला x dy ही लेके चलते हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x dy ही होता है। तो यहाँ पे देखिए 9 to 13 हो गया और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 dy हो जाएगा। तो यहाँ से 4 हमारे पास बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा 9 to 13 और 1 का समाकलन हमारे पास हो जाएगा y। तो चलिए 1 का समाकलन y हो गया हमारे पास और ये लिमिट हमारे पास है 9 to 13। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, तो देखिए अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो 9 में से 13 में से 9 घटाएंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 4। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 16। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये आपके पास भाग आ गया, DCBE का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए DCBE के क्षेत्रफल में अगर आप ACD के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ये पूरा भाग हमारे पास निकल करके आएगा। तो कौन से भाग का क्षेत्रफल, भाग ACBE का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाग, कौन सा भाग आ गया आपके पास, ACBED का क्षेत्रफल। अगर आप इस भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्या होगा, दोनों भाग का सम हो जाएगा। यानी कौन से भाग का, यहाँ पर जो भाग बन रहा है आपके पास और कौन सा भाग है, त्रिभुज आपके पास बन रहा है ACD का क्षेत्रफल बन रहा है, ठीक है। इस भाग के क्षेत्रफल में जब आप प्लस कर देंगे
कौन सा भाग, ये आपके पास है DCBE का क्षेत्रफल। जब आप इन दोनों भागों को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखिए 16 है, ये भी हमारे पास 16 है, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, पूरे भाग का क्षेत्रफल आ गया है। अब इस भाग के क्षेत्रफल में अगर आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, ABE के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो आपके पास त्रिभुज है ABC, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से निकालेंगे भाग ABE, यानी जो त्रिभुज आपके पास है ABE, इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखें। तो हमारे पास जो त्रिभुज आपके पास बन रहा है, अब यहाँ से निकाल रहे हैं ABE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो भाग ABE का क्षेत्रफल हम लोग निकालने वाले हैं, तो देखिए भाग ABE का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसके लिमिट हमारे पास वैरी कर रही है, 1 से 13 वैली कर रही है, 1 to 13 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी x dy। तो यहाँ देखिए 1 to 13 जब हमने लिखा तो x का मान, जो कि लिमिट हमारे पास क्या है, y की लिमिट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो वक्र पड़ रहा है वो आपके पास ये वक्र पड़ रहा है इसमें, तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो y - 1/3 हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी y - 1/3 और इनटू में हो जाएगा dy। चलिए 1/3 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन करेंगे, y का y²/2, 1 का हो जाएगा y, लिमिट में हो जाएगी 1 to 13, तो ये हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 डिवाइड बाई 2 और माइनस का 13 हो जाएगा। फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/2 और माइनस का 1। अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/13 तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। अभी 13 का 2 में गुणा करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, तो 169 में जब आप 26 को माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 में से 9 में 6 घटाएंगे 3। अब यहाँ पे 6 में 2 घटाएंगे तो 4, वैल्यू आएगी 143/2, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए -1/2, 1/2 में -1 को ऐड करेंगे, घटाएंगे तो -1 आएगा, -1/2 आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1/2। तो यहाँ से आ रही है 1/3 और यहाँ पर हो जा रहा है 143 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 144/2 हो जाएगा। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं, तो 2 से जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और जाएगा 2, तो ये आ जाएगा। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा हमारे पास, और ये कितना आएगा 3 चौको 12, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 24 वर्ग इकाई। तो ये हमारे पास आ रही है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज आपके पास कौन सा भाग आ रहा है, भाग AB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हमारे पास क्या होगा, अगर आप इस पूरे भाग में से जो भाग हमने निकाल रखा है, कौन सा भाग, भाग ABE, कौन सा भाग निकला है, यहाँ पर क्या, हाँ सॉरी, आपके पास क्या है, ACBEDA का क्षेत्रफल। और इस पूरे भाग में से अगर हम माइनस कर दें, कौन से भाग को, भाग ABE का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, भाग ABE का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो देखिए ये हमारे पास जो पूरा भाग आ रहा है वो 32 आ रहा है, और ये हमारे पास आ रहा है 4। तो जब आप 32 में 4 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 8, तो ये हमारे पास आएगा 8 वर्ग इकाई। ये हमारे पास रिक्वायर्ड त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा, और इस वीडियो को देख करके इसको अच्छी तरीके से इसको क्वेश्चन को लगाएंगे, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।